साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 12 मई 2020 को देश में दो अविस्मरणीय घटनाएं हुई। पहली तो ये कि बहुत समय बाद देश के किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस तरह का फैसला लिया गया जिसने मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। बीजेपी के खिलाफ फैसला दिया जा सकता है, लेकिन मोदी और शाह वाली बीजेपी के किसी मंत्री के खिलाफ फैसला देना अपने आप में एक अविस्मरणीय फैसला था। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं जस्टिस परेश उपाध्याय को, जिन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में रहते हुए गुजरात सरकार के एक पावरफुल कानून एवं न्याय, शिक्षा, विधायिका और संसदीय मामलों के मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के 2017 में विधानसभा चुनाव के निर्वाचन को निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने 2017 में जो चुनाव लड़ा था उसके लिए आपको अयोग्य ठहराया जाता है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौर जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन्होंने याचिका डाल करके बताया था कि धोलका विधानसभा सीट का जो चुनाव हुआ था 2017 में, उस चुनाव को भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने 327 वोटों के मामूली अंतर से जीता था। वो चुनाव इन्होंने अपनी ताकत और सत्ता के रसूख के दम पर जीत लिया था। कैसे, ये पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 12 मई को घटी दूसरी अविस्मरणीय घटना पर आपका ध्यान दिला देता हूं। अचानक से ये खबर आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि रात में 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर अवतरित होंगे और कोई बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक दिन पहले तक प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं, उन सुझावों के आधार पर हम आगे फैसला करेंगे कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है और देश के लिए कौन से पैकेज की घोषणा करनी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि सारा ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो जाए, बाकी बचा हुआ काम गोदी मीडिया ने कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि गुजरात में एक पावरफुल मंत्री जो उनका करीबी भी बताया जाता है, उसके चुनाव को रद्द करने की घोषणा जैसे ही होगी वैसे ही सत्ता के दुरुपयोग को लेकर भी सवाल उठेंगे। इस बात पर भी सवाल उठेंगे कि गुजरात में मामूली अंतरों से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव जीते हैं, वहां पर कई सीटों पर अगर अंतर कम रहा है तो वहां भी इस तरीके से खेल की गुंजाइश हो सकती है। इन सारी बातों को दबाने के लिए, मीडिया से इन खबरों को गायब करने के लिए ऐसा संभव है कि आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा हो, क्योंकि ये गुजरात का मामला था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर जुड़े हैं और ये जोड़ी ये कभी नहीं चाहेगी, क्यों नहीं इस खबर पर बड़ी बड़ी डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि ये खबर भारतीय जनता पार्टी के एक ताकतवर मंत्री और ऐसे प्रदेश से ये खबर आई थी जहां से उनके दोनों आका आते हैं, इसलिए किसी की भी हैसियत नहीं थी गोदी मीडिया की कि इस खबर को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए। बड़े सुनियोजित ढंग से इस खबर को दबा लिया गया। दूसरे ढंग से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पहले से पता रहता है कि अगर वो लॉकडाउन 4 की घोषणा करेंगे तो उनकी आलोचना भी होगी, लेकिन उनकी तमाम आलोचनाओं को दबाने के लिए बीजेपी का आईटी सेल और उनका स्वयंभू प्रवक्ता बन चुका ये गोदी मीडिया आगे रहता है, जो सारी निगेटिविटी को हर लेता है और उनके सारे झूठ को साफ बता करके लोगों के सामने परोसता है। अब मैं आपको ये पूरी घटना बता देता हूं कि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का चुनाव स्थगित क्यों किया गया। कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौर ने हाई कोर्ट में ये साबित कर दिया कि विभिन्न चरणों में विशेष रूप से वोटों की गिनती के समय हेरफेर की गई और नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा हाई कोर्ट को एक सीसीटीवी की फुटेज भी थमाई गई जिसमें भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के निजी सचिव मतगणना केंद्र के अंदर बार बार मोबाइल फोन से बातचीत करते हुए देखे जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी ने जब इस बात के लिए उनको टोका तो वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और निर्वाचन अधिकारी से बहस भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया था कि बैलेट पेपर की गणना में अनियमितता बरती गई। दरअसल उस चुनाव में 429 पोस्टल बैलेट के मत मिले थे, लेकिन उस समय जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनने 429 पोस्टल बैलेट को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने ये माना कि उस समय के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ये 429 पोस्टल बैलेट को रद्द करना असंवैधानिक है। किस आधार पर रद्द किया गया था? क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का कहना था कि अगर 429
पोस्टल बैलेट की घटना होती तो वो जीत सकते थे। मैं ये भी बता देता हूं कि दोनों लोगों के बीच में जीत का अंतर केवल 327 वोटों का था। इसलिए जस्टिस परेश उपाध्याय को कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौर के काफ़ी जो तर्क थे वो सही लगे, उन्होंने इस चुनाव को रद्द कर दिया। ऐसे समय में जब लगातार सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण विरोधी निर्णयों पर सवाल उठ रहे हैं और इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि लॉकडाउन में जब तमाम जरूरी विषयों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार नहीं है, ऐसे समय में वो सरकार के करीबी अर्णव गोस्वामी के मामले की सुनवाई भी कर लेती है और लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के हित में जा रहे हैं। जब विपक्षी दलों समेत तमाम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट और सरकार के गठजोड़ पर सवाल उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे प्रवक्ता ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप कोर्ट के निर्णयों पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। वहीं पर जस्टिस परेश उपाध्याय के मामले में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र दिखा। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के वकील को जब जस्टिस परेश उपाध्याय ने फटकार लगाई कि आप कोर्ट में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश ना करें, इसके बाद हाईकोर्ट में अर्जी दे करके चुड़ासमा के वकील ने कहा कि मेरा केस बदल दिया जाए और दूसरे जस्टिस को दे दिया जाए। जब इस बात की जानकारी जस्टिस परेश उपाध्याय को हुई तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह के आरोप लगा करके मेरे निर्णय को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, मुझे जो सही लगेगा वही मैं निर्णय दूंगा। जस्टिस परेश उपाध्याय ने जो ये निर्णय दिया है वो इस समय एक संजीवनी की तरह है, इसलिए क्योंकि कोर्ट से लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर डिसीजन बीजेपी के खिलाफ गया तो आप कैसे कह सकते हैं कि जस्टिस परेश उपाध्याय ने एक साफ निर्णय दिया है। देखिए, निर्णय कोई तभी गलत देता है जब सामने वाला उसको प्रभावित कर सके। वर्तमान में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी ताकत में भारतीय जनता पार्टी के दो ताकतवर सूरमा बैठे हुए हैं। ऐसे समय में कांग्रेस का पक्ष लेकर के परेश उपाध्याय को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कोई फैसला लेता है तो उसमें गाहे बगाहे ये उम्मीद रहती है कि अगर मैं रिटायर्ड हो भी जाऊंगा तो मैं जस्टिस रंजन गोगोई की तरह राज्यसभा में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जस्टिस परेश उपाध्याय को इस समय कांग्रेस से कोई विशेष उम्मीद नहीं थी। इसके बाद भी उन्होंने इस तरह का निर्णय दिया, निश्चित तौर पर इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन अब यह भी देखने की बात है, चूंकि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस समय जिस तरीके से काम कर रही है, लगता है कि वो केंद्र सरकार के भारी दबाव में हैं। इसलिए ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को कम से कम सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत तो मिल ही सकती है। एक तो गुजरात का मामला, दूसरा मोदी और शाह के गृह राज्य का मामला। तो निश्चित तौर पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे जो सुनवाई होगी उस मामले में मैं पूरी तरीके से संदेह व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस निर्णय को बरकरार रखती है तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात होगी। अब मैं आपको भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा से जुड़े हुए कुछ विवादित निर्णय बता देता हूं कि ये संघ के आंखों का तारा क्यों हैं। क्योंकि इनकी मेंटलिटी संघ के अंधविश्वास, पाखंड और नफरत फैलाने से पूरी तरीके से जुड़ती है। 2017 में भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जब चुनाव जीते, इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यानी कि विजय रूपाणी ने इनको शिक्षा मंत्री बना दिया और शिक्षा मंत्री रहते हुए ये गुजरात के बोटाद जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जो मंदिर में आयोजित किया गया था उसमें शामिल हुए। उसमें विवाद का क्या लेने देना है? विवाद का लेना देना ये है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए चुड़ासमा तांत्रिकों के, अंधविश्वास और पाखंड बढ़ाने वालों के कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे, उनको बधाई भी दी थी। जब इस बात को लेकर सवाल उठे थे तो इन्होंने उनको शक्ति का उपासक बताया था। उस समय विपक्ष ने यह कहते हुए सवाल उठाए थे कि गुजरात का एक पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र जहां अपने राज्य में अंधश्रद्धा विरोधी कानून लेकर के आया है, वहीं गुजरात के शिक्षा मंत्री लोगों को क्या शिक्षा देंगे, जबकि देश का संविधान का आर्टिकल 51A का जा ये कहता है कि देश के विभिन्न सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चिंतन और मानवतावादी सोच को डेवलप करें। इसका मतलब उनका ये जो कृत्य था वो संविधान विरोधी था। इनकी सोच और मानसिक स्तर का दूसरा उदाहरण बता देता हूं। 28 जनवरी 2019 को इनका एक पत्र विवादों के घेरे में आया, इसलिए क्योंकि इन्होंने रेपिस्ट आसाराम के संस्थान को पत्र लिख करके मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने को लेकर बधाई दी थी। मैं रेपिस्ट शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कोर्ट में
आसाराम दोषी साबित हो चुके हैं। इस समय वो आरोपी नहीं हैं, बल्कि रेप के आरोप दोषी साबित हो चुके हैं और उनको आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। ऐसे में आसाराम को किसी बधाई के लिए पत्र लिखना ये किसी मंत्री को शोभा नहीं देता है, लेकिन बीजेपी के मंत्री हैं, वहां पर इस तरीके से चलता रहता है। तीसरा, ये उस समय आरोपों को घेरे में आए जब इन्हीं के शिक्षा मंत्री रहते हुए 9वीं की हिंदी की किताब में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध नामक एक चैप्टर में ईसा मसीह को हैवान शब्द से संबोधित किया गया। बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, उसमें एक बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ है, इस संबंध में हैवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। जब इसका विरोध हुआ, बाद में वो शब्द हटा लिए गए, लेकिन ये मेंटलिटी व्यक्त करती है कि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जो 5 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, बीजेपी से पहले जनसंघ में भी थे, गुजरात में जब जब बीजेपी की सरकार बनी है, इससे पहले आनंदीबेन पटेल की सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री बन चुके थे। यही एक वजह है कि वो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आंखों का तारा हैं, क्योंकि उनकी मेंटलिटी में अंधविश्वास, पाखंड और ड्रामेबाजी को बढ़ाने में पूरी तरीके से उनके खांचे में फिट बैठते हैं। नेशनल जनमत के माध्यम से जस्टिस परेश उपाध्याय को ऐसा निर्णय लेने के लिए फिर से बधाई देता हूं, क्योंकि ये निर्णय जिस तरह के समय में, जिस तरह के राज्य में, जिस तरह के मंत्री के खिलाफ लिया गया है, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि चुड़ासमा गुजरात के कानून मंत्री भी हैं। इसलिए मैं बार बार उन जस्टिस को बधाई भी दे रहा हूं, साथ ही आप लोगों से भी अपील करता हूं इस मामले पर पूरी निगाह टिका करके रखें। इसलिए क्योंकि संभव है कि जस्टिस उपाध्याय का तबादला गुजरात हाई कोर्ट से किया जा सकता है, ये भी संभव है कि सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले को पलट दे, आगे बहुत कुछ संभव है। इसलिए इस फैसले पर निगाह रखें और लोगों को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो कम अंतरों से चुनाव जीते हैं, उनका फॉर्मूला इसी तरह का कुछ रहा होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ इस गोदी मीडिया के प्रति लोगों में मीडिया लिटरेसी यानी कि मीडिया साक्षरता को बढ़ाते रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है